इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस फिजिक्स क्लास 11 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ लॉज ऑफ मोशन का। पहला क्वेश्चन है 5.30। एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स ए हॉरिजॉन्टल लूप एट स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर विथ इट्स विंग बैंक्ड एट 15 डिग्री। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लूप? यदि कोई एरोप्लेन मूव कर रहा है, सीधे डायरेक्शन में जा रहा है अगर भी, तो उसका विंग्स इस टाइप का होता है, और यदि वो टर्न करना चाह रहा है तो इसको इस तरह से झुका देता है। ये विंग्स डाउन होता है और ये दूसरा विंग्स जो है अप साइड जाता है, यानी इंक्लाइंड में आ जाता है ये। और यही क्वेश्चन के रूप में है। इंक्लिनेशन कितना है? 15 डिग्री। नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, वेट इस डायरेक्शन में है, mg। इसका थीटा ये हुआ और ये हुआ, ये भी है थीटा। तो इसका दो कंपोनेंट है, n का दो कंपोनेंट है। एक ये कंपोनेंट हुआ, एक ये कंपोनेंट है जिसको n cos थीटा कह रहे हैं, और दूसरा कंपोनेंट ये है, ये कंपोनेंट हुआ n sin थीटा। n sin थीटा इस डायरेक्शन में। हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेरिवेशन अगर आप नहीं समझिएगा, सीखिएगा, तो क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहते हैं स्टूडेंट, फार्मूला लगाने वाले स्टूडेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स फिल करने वाला चीज़ है। यदि आप फिल नहीं करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस केस में ये जो डायरेक्शन है, ये कंपोनेंट जो n sin थीटा, यही सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए काज होगा, और ये इसके वेट को बैलेंस करेगा। और इस केस में हमारे पास में दो इक्वेशन है, n cos थीटा इज इक्वल टू mg और n sin थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r। r हो गया रेडियस ऑफ, जो कर्व कर रहा है, कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, उसका रेडियस। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें। इक्वेशन ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो उस केस में क्या होगा, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, उस केस में क्या होगा, n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r डिवाइडेड बाई mg। m कैंसिल हो गया, इस केस में आया v स्क्वायर rg, और ये n कैंसिल हो गया, ये हो गया sin थीटा बाई cos थीटा v स्क्वायर rg। ये हुआ tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर rg, और यहाँ से r का वैल्यू हुआ, r इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर बाई tan थीटा g। अब v का वैल्यू दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में v का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन अगर लिखना चाह रहे हैं तो ये वैल्यू है 740 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में। 720 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 5, 200 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। तो r कितना निकलेगा, r इक्वल टू हो गया v स्क्वायर बाई tan थीटा g। वैल्यू पुट कर दें, v स्क्वायर 200 डिवाइड बाई 10 15 इंटू 10, और ये कैंसिल हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 4000 डिवाइडेड बाई 10 15, और 4000 का मतलब हुआ मीटर, तो इसको हम लोग 4 किलोमीटर कह सकते हैं। 4 किलोमीटर अगर दिखा दें तो किलोमीटर में आ जाएगा, और डिवाइड बाई 10 15 अगर दिया, 10 15 का वैल्यू होता है 0.26। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर इस केस में 15 किलोमीटर जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये आंसर आएगा 15 किलोमीटर। ये 4000 15 किलोमीटर के इस तरह से आ रहा है, जैसे ये 400 और डिवाइड बाई 26 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसका आप आंसर देखिएगा तो ये 4/26 15 किलोमीटर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 15
किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.31। 5.31 a train run along an unbanked circular track of radius 30 meter at a speed of 54 km per hour. The mass of train is 10 to the power 6 kg. Full stop. What provide the centripetal force required for this purpose? The engine or the rail? सेकेंड उसी में क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वियरिंग आउट ऑफ द रेल? सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा तो 5.31, एक ट्रेन किसी अनबैंक्ड रेलवे ट्रैक पे जा रहा है। अनबैंक्ड का मतलब है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। ये रेलवे लाइन है, इस पर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका जो चक्का होता है, ट्रेन का जो चक्का होता है वो एक्सल से जो है जोड़ा रहता है। ये व्हील जो होता है, तो व्हील के इस पोर्शन में फ्लैंजेज होते हैं। फ्लैंजेज का मतलब वो पकड़ मजबूत बनाया रहता है किनारे साइड से, लेटरल से फ्लैंजेज। और यही फ्लैंज के कारण यहाँ पे टर्निंग अगर भी हो रहा है तो उस पर जो है फोर्स लगेगा फ्लैंजेज। जैसे कि ये जो टर्न करेगा वह सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण टर्न कर रहा है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कौन यहाँ प्रोवाइड करेगा? तो फ्लैंजेज रेलवे ट्रैक पे फोर्स लगा रहा है, तो रेलवे ट्रैक फोर्स लगा रहा है इस पर, इस डायरेक्शन में। फ्लैंजेज इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो रेलवे ट्रैक इस पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। यदि रेलवे ट्रैक जो फोर्स लगा रहा है फ्लैंजेस पे इस डायरेक्शन में, और वो हो गया mv²/r, तो उसी फोर्स के कारण ये फ्रिक्शन फोर्स जो रहेगा वही फ्रिक्शन फोर्स इसके कारण, मतलब ये इसी फोर्स के कारण वो गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। फ्रिक्शन फोर्स नहीं, ये फ्लैंजेस के द्वारा लगाया गया थ्रस्ट है। बैंकिंग ऑफ ट्रैक होता है, ट्रैक को हम थोड़ा सा बेंड कर दें। जो फोर्स ये लग रहा है, ये जो फोर्स फ्लैंजेज इस पे इधर लगा रहा है और रेलवे ट्रैक फोर्स इधर लगा रहा है, इसी फोर्स के कारण अब हम इसको थोड़ा सा बेंड कर दें। यदि इसको बेंड कर दे, ट्रैक को ही बैंकिंग में ले आए, बैंकिंग ऑफ ट्रैक जो है उस केस में, तो ऐसे में वही फॉर्मूला लगेगा कि रेडियस हो जाएगा या फिर जो है इसका tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा v²/rg। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या ये वियर और टियर होगा कि नहीं होगा? होगा। यदि हॉरिजॉन्टल ट्रैक होगा तो उसमें पटरी उखड़ जाएगी हाई स्पीड से जाने के कारण, लेकिन अगर इसको इंक्लाइन कर दे, तो इंक्लाइन किया जा रहा है इस क्वेश्चन में, इंक्लाइन कर दे, या क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वियरिंग ऑफ द रेल। लेकिन इसकी स्पीड दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो स्पीड है इसका 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 5/18 ये हो गया मीटर पर सेकेंड, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। और जिस सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा है वो रेडियस, उसका रेडियस दिया हुआ है आर का वैल्यू दिया हुआ है 30 मीटर, और मास ऑफ ट्रेन दिया हुआ है, n दिया हुआ है 10 का पावर 6 kg। ऐसे में कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू पुट कर दीजिए। tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो गया, वेलोसिटी हो गया 15 × 15 v² और डिवाइड बाई r 30 इंटू मास का कोई यहाँ पे रोल प्ले नहीं हो रहा है, मास से कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, वो कैंसिल हो जाता है, हम लोग जानते हैं, और r इंटू जी, ये तो ये हो जाएगा 2 to 5 और नीचे हो जाएगा 300। और जो भी वैल्यू आएगा इसमें देखिएगा, जो वैल्यू आएगा इसका, तो थीटा इनवर्स, अगर थीटा निकालना है तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 2 to 5 डिवाइड बाई 300। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 37 डिग्री। ये 37 डिग्री आएगा, आप इसका वैल्यू निकालिएगा। इस तरह से आता है, तो इसका वैल्यू निकालिएगा तब 37 डिग्री आएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब इस तरह से होगा। ये फॉर्मूला फिगर वही रहेगा, इस तरह से रहता है। नॉर्मल इस डायरेक्शन में रहा, थीटा ये हुआ, ये थीटा हुआ, ये इंक्लाइंड एंगल हुआ, ये नॉर्मल का वर्टिकल
कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट जो हो गया, ये एन कॉस थीटा जो है वो मास को बैलेंस करेगा, और इसका ये वाला कंपोनेंट जो है जिसको आगे इस साइड में कहते हैं ये एन साइन थीटा है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा। इसी का वैल्यू होता है mv²/r। लेकिन हम बता दें कि रेलवे ट्रैक में यदि बैंकिंग हम कर रहे हैं, बैंकिंग ऑफ ट्रैक अगर दी हो, तो जो थ्रस्ट लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, जो प्लंजेस के कारण थ्रस्ट लग रहा है, उसके कारण वो सेंट्रीपिटल फोर्स गेन कर रहा है उसी थ्रस्ट के कारण, और उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं बैंकिंग ऑफ ट्रैक की। यदि बैंकिंग ऑफ ट्रैक कर दे तो वो मिनिमाइज हो जाएगा। व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वेयरिंग ऑफ द रेल, वेयरिंग आउट द रेल, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.32। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज रिलेटेड टू नेचर। बार बार हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिजिक्स फील करने वाली चीज़ है, यदि आप फील करते हैं तो आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। 5.32 एक क्वेश्चन है जिसमें एक मैन ब्लॉक को उठा रहा है, लेकिन दो वे में नहीं उठा रहा है। ए ब्लॉक ऑफ मास 25 kg is raised by 50 kg man in two different ways as shown in figure 5.19. What is the action of floor by the man? What is the action on the floor by the man in the two cases? Action on floor by man यानी कि मनुष्य जो खड़ा होकर खींच रहा है, जो पर्सन खींच रहा है, उसके कारण जो फ्लोर पे है उस पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है दोनों के केस में या नहीं। यदि है तो इफ द फ्लोर yield नॉर्मल फोर्स 700 न्यूटन, 700 न्यूटन फ्लोर जो है उसमें नॉर्मल रिएक्शन को सह सकता है। विच मोड शुड मैन अडॉप्ट टू लिफ्ट द ब्लॉक विदाउट द फ्लोर यील्डिंग? बिना फ्लोर धस जाए, टूट जाए, बिखर जाए, उसमें कौन सा वे जो है ज़्यादा अच्छा है? तो पहले देखें कि हम कर क्या रहे हैं। एक पर्सन इस फ्लोर पे है, जो मैक्सिमम सह सकता है 700 न्यूटन, यानी कि ये लगा बल इसको लगा सकता है मैन पे 700 न्यूटन। मैन भी इस पे बल लगाएगा 700 न्यूटन, वो मैक्सिमम। और इसका मास है 50 kg, और एक रस्सी से इसको खींच रहा है एक ब्लॉक को जिसका मास है 25 kg। पहला केस ये है। इस केस में ये देखें, मैन इसको खींच रहा है ऊपर की ओर, ब्लॉक तो ब्लॉक भी इसको नीचे की ओर खींच रहा है। हमको मैन से मतलब है, फ्री बॉडी डायग्राम हमको मैन का बनाना है। तो यदि मैन इसको ऊपर की ओर खींच रहा है तो ये भी टेंशन मैन को नीचे की ओर खींचेगा, यानी कि मैन पे ये लगा हुआ फोर्स इसके कारण नीचे की ओर होगा, और मैन उस पर जो है फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर। तो अब जो है ये फोर्स कितना है, तो ये जो टेंशन है वह 25 kg, यानी कि इसके लिए अगर ये देखेंगे ब्लॉक के लिए तो उस पर ऊपर की ओर फोर्स टेंशन, नीचे की ओर उसका mg 25 × 10 ये हो गया, यानी कि ये 250 न्यूटन, 250 न्यूटन का टेंशन है। ये टेंशन हो गया, T = हो गया, ये इस तरह से अभी नहीं दिखाना है, जैसे कि T = हो गया 25 × 10 दैट इज 250 न्यूटन। तो ये टेंशन है 250 न्यूटन का, 250 न्यूटन का टेंशन है। 250 न्यूटन का टेंशन ये लग रहा है, तो 250 न्यूटन से ये फोर्स लगा रहा है मैन उस पर, तो ये लिफ्ट कर रहा है विदाउट एक्सेलरेटेड अगर दी है, और उतना ही फोर्स जो है टेंशन इसको नीचे की ओर ला रहा है। और ये जो है इस पर भार कितना लग रहा है, ये जो फ्लोर है उस पर भार क्या लग रहा है, आदमी का अपना वेट तो ये सही रहा है 50 × 10 यानी कि mg, और ये जो है ये भी टेंशन यही सहेगा, ये फ्लोर ही सहेगा, और वो सहेगा टेंशन T, और ये इसका वैल्यू है 250। तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना हो गया 500 और यहाँ 250, तो टोटल जो है फोर्स अप साइड में कितना लग रहा है, जितना वो फोर्स डाउन साइड में लग रहा है ये फ्लोर उसको अप साइड में लगा रहा है, लेकिन ये फोर्स कितना है, ये फोर्स जो है लगा पा रहा है वो कितना है 250 और प्लस 500 दैट इज 750। क्या 750 यहाँ पे 750 क्या 750 लगाने का क्षमता रखता है फ्लोर? नहीं, वो लगाने का क्षमता है, नॉर्मल फोर्स लगाने की क्षमता है इसका 700 न्यूटन है। इसका मतलब ये तरीका फेल हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, इसकी को पुली से हम अगर खींचना चाहें तो पुली लगा दिया गया और यहाँ पे पर्सन इसको ऐसे की ओर खींच रहा है, और यहाँ पे सरफेस है, ये सरफेस है, ये नीचे की ओर है 25 kg ये। अब इसको फिर से देखना होगा इसी तरह से,
बॉडी ये ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है तो टेंशन ये लगा रहा है अपर की ओर, तो टेंशन अगेन वही टेंशन है, जितना टेंशन यहाँ था वही टेंशन है 250 न्यूटन का। लेकिन ये टेंशन का डायरेक्शन, इसके बारे में अगर ये बात करेंगे तो मैन खींच रहा है इसको नीचे की ओर, तो मैन को भी ये जो है ऊपर की ओर खींचेगा, कितने से 250 न्यूटन से। और इसका बॉडी जो है नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसका मास इसका मास है, कितना मास हुआ इसका 50 की, जो 50 इंटू 10 नीचे की ओर, ऊपर की ओर कितना है 250, यानी कि ये हो गया 500, नीचे की ओर 500 है, ऊपर के लिए है। तो नेट फोर्स क्या हो रहा है इस पर, किधर की ओर जा रहा है, नेट फोर्स नीचे की ओर ही जा रहा है, लेकिन वो कितना है। और अच्छा इस पे जो फोर्स लगा रहा है नॉर्मल जो है लगा रहा है सरफेस वो ऊपर की ओर है n, इस पे जो है फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, मैं एक्सेलरेशन ये ग्रेविटी लगा रहा है, टेंशन इसको ऊपर की ओर खींच रहा है, और ये जो है सर्फ फ्लोर जो है वो भी उस पर फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर। तो n प्लस 250 इज इक्वल टू 500, तो n का वैल्यू कितना हो गया 500 माइनस 250, इसका मतलब हो गया 250 न्यूटन। यहाँ नॉर्मल कितना हुआ, ये नॉर्मल है, ये जो दिखा रहे हैं वो नॉर्मल है, दैट इज नॉर्मल। तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये 250 है 250 और ये 500, यानी कि 700 का नॉर्मल दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल फोर्स जो है 250। इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कम दिख रहा है, यानी कि ये आदमी पे फोर्स लगा रहा है उतना ही नॉर्मल जितना कि आदमी उस पर लगा रहा है, तो इसका मतलब है नॉर्मल यहाँ पे कम मिल रहा है, और नॉर्मल होना चाहिए 70 तक में, इसका मतलब वो तरीका सही है खींचने का। अगेन फिर आपको समझा दें, मेन हमको ये देखना है क्वेश्चन में है कि क्या नॉर्मल को सहने लायक कंडीशन दोनों में से कोई है, यानी कि नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है वह 700 लग रहा है, ये नॉर्मल जो लगा रहा है अर्थ ये सरफेस जो लगा रहा है इसका जहां पे वो खड़ा है फ्लोर पे जो खड़ा है वो फोर्स लगा रहा है 700, उतना ही लगा सकता है मैक्सिमम, और अगर उससे ज़्यादा लगाने के लिए कहेगा तो सक्षम नहीं, दस जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ नॉर्मल कितना लग रहा है, यहाँ पे मेरे अनुसार से कैलकुलेशन के अनुसार से लग रहा है 750 न्यूटन, लेकिन लगाने का क्षमता तो 700 है, इसका मतलब ठीक कंडीशन नहीं है, और इस कंडीशन में 250 लग रहा है न्यूटन, 250 न्यूटन, तो ये कंडीशन सही कंडीशन है। फिर से क्वेश्चन को देखिए, कोई ब्लॉक मास 25 kg का है जिसको उठाया जा रहा है 50 किलो मास वाले पर्सन के द्वारा दो तरीके से, जैसे कि पिक्चर में बताया गया है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ फ्लोर बाय मैन, फ्लोर के द्वारा जो नॉर्मल रिएक्शन है वह दोनों ही केस में क्या है, दोनों केस में है 750 यहाँ पे है और यहाँ पे 250 न्यूटन है। दूसरा है इफ फ्लोर यील्ड्स टू नॉर्मल फोर्स 700 न्यूटन विच मोड शुड द मैन अडॉप्ट, यदि मैक्सिमम क्षमता नॉर्मल रिएक्शन का नॉर्मल फोर्स का 700 न्यूटन ही है तो कौन सा तरीका सही है, ये तरीका गलत है, यहाँ 750 न्यूटन का आ रहा है, और ये तरीका सही है, ये है 250 न्यूटन का। तो ये तरीका अडॉप्ट टू लिफ्ट द ब्लॉक विदाउट द फ्लोर यील्डिंग, ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है 5.33, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम दिखाइएगा, इस पे जो है फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर ग्रेविटी, टेंशन इसको नीचे की ओर खींच रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर है। इसमें क्या हो रहा है, इसको नीचे की ओर खींच रहा है, टेंशन इसको ऊपर की ओर खींच रहा है, यहाँ टेंशन नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है उस पर, और यहाँ अप साइड की ओर। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जैसे ये खींच रहा है, ये डायरेक्शन हम जो दिखाया इस पे, ये फोर्स टेंशन के द्वारा है, लेकिन ये यहाँ पे अगर बताइएगा कि ब्लॉक पे टेंशन का डायरेक्शन क्या है, अगर हम ब्लॉक को कंसीडर करेंगे तो ब्लॉक को अगर फ्री बॉडी इसके बारे में अगर बात करेंगे तो इस पर फोर्स नीचे की ओर और टेंशन अप साइड की ओर, इस पर भी फोर्स जो है टेंशन अप साइड की ओर, इस पर भी फोर्स, और ये जो है इस पे ये खींच रहा है आदमी, इसको खींच रहा है नीचे की ओर, यानी कि इसको नीचे की ओर, लेकिन ये रस्सी इसको ऊपर की ओर खींच रहा है। तो हमको इससे मतलब है रस्सी को खींच रहा है, उससे मतलब नहीं, रस्सी इसको कितनी फोर्स से ऊपर खींच रही है उससे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.33, बंदर। Monkey of mass 40 kg climbs on a rope, ये छत है, लटका हुआ है रस्सी, खुरपाती बंदर इस पे चढ़ना चाह रहा है, ये है मंकी। अब बंदर हम कैसे दिखाएं, चलिए हम इसी को बंदर इस तरह से मान के चलते हैं, ये बंदर है, लटका हुआ है बंदर मंकी। और ये रस्सी मैक्सिमम टेंशन 6, यानी कि टेंशन जो है 600 न्यूटन तक सह सकती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल द रॉप ब्रेक्स, अब कोई ऐसा केस है
जिसमें कि रस्सी टूट जाएगी, बिल्कुल जो फोर्स टेंशन जितना लगेगा उससे ज़्यादा गति लग जाएगा तो टूट जाएगी रस्सी। लेकिन कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है बंदर क्लाइम्स ऑफ, मंकी क्लाइम्स ऑफ विथ एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये खींच करके चढ़ना चाह रहा है और एक्सेलरेशन है यहाँ पे, इस केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है और ये एक्सेलरेशन का वैल्यू है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है और इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फर्स्ट केस है। इस केस में बताइए तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, बंदर का मास नीचे की ओर mg, बंदर खींच रहा है रस्सी को नीचे की ओर, तभी रस्सी उसको जो है ऊपर की ओर खींच रहा है। बंदर इसको टेंशन दे रहा है रस्सी को नीचे की ओर, तो रस्सी इसको टेंशन दे रहा है अप साइड, और एक्सेलरेशन भी जो है अप साइड में है। इसका मतलब टेंशन का फोर्स ज्यादा है इससे, तो T माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसे केस में T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। ऐसे केस में m को कॉमन ले लेते हैं a प्लस जी, और ऐसे केस में मास कितना दिया हुआ, बंदर कितना भारी है, 40 किलो है, हाँ हम लोग से थोड़ा सा कम है, और एक्सेलरेशन कितना है 6 और प्लस 10 कितना हो गया 16, तो 40 इंटू ये हो गया 16, 16 चक 64, 640 न्यूटन, और यहाँ सहने का क्षमता है 600 न्यूटन, तब तो टूट ही जाएगा, बंदर गिर जाएगा। तो पहले केस में तो बंदर फेल हो गया, गिर गया, बहुत तेजी में चढ़ने के चक्कर में वो गिर गया, रस्सी टूट गई। इस केस में सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में है क्लाइम्स डाउन, नीचे उतर रहा है विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड। अब उसको लगा कि नहीं ऊपर चढ़ना ठीक बात नहीं है, अगले दिन जो है वो नीचे की ओर ढुलना चाह रहा है, बंदर है ये, क्योंकि क्लाइम्स डाउन यानी कि एक्सेलरेशन अब नीचे की ओर है, और वो उसका वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब क्या रस्सी टूटेगी क्या? तो अब इसके बारे में फिर सोचे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना है बंदर का, तो बंदर का मास नीचे की ओर mg, रस्सी इसको खींच रही है ऊपर की ओर t, वो नीचे की ओर रस्सी को खींच रहा है तो रस्सी भी इसको खींच रही है t से, टेंशन से, और ये नीचे की ओर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, तो t इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। मास कितना है 40 और g है 10 माइनस एक्सेलरेशन है 4, फिर यहाँ पे है 6, तो 6 चक 24, 240 न्यूटन, यानी कि टेंशन यहाँ पे लगा 240 न्यूटन। इसका मतलब नीचे अगर भी आ रहा है एक्सेलरेटेड तो सेफ है, रस्सी नहीं टूटेगी। और नेक्स्ट है क्लाइम्स अप विथ यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। अगले में अगर यूनिफॉर्म स्पीड से वो जा रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है, दंदना करके नहीं जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, यानी एक्सेलरेशन इस केस में 0 है। तब क्या होगा, एक्सेलरेशन अगर दी 0 है तो क्या होगा, क्योंकि ये स्पीड है, एक्सेलरेशन तो यहाँ पे 0 है, उस केस में क्या होगा, तो फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। नीचे की ओर mg, टेंशन इसको खींच रहा है ऊपर की ओर, और दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर है क्योंकि एक्सेलरेशन ही 0 है, तो t इक्वल्स टू है mg, मास है 40 किलो का और गुने 10 यानी कि 400 न्यूटन। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 600 न्यूटन तक में जो है सह सकता है रस्सी, आराम से वो जो है चढ़ जाएगा। इसका मतलब धीरे धीरे चढ़ना चाहिए, एक्सेलरेशन जो है नहीं रहना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड से जाना चाहिए उसको। और चौथा है फॉल्स डाउन द रोप नियरली फुली अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब है अगले में क्या हो रहा है, ये इसको यहाँ दिखा दे, ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, ये तीसरा कंडीशन है, और चौथा कंडीशन यही है, बोर्ड में जगह नहीं है, यहाँ दिखा देते हैं। वही है, लटका हुआ बंदर, इस तरह से लटके हुए बंदर है, अब नीचे की ओर आ जा रहा है, यानी कि फ्रीली फॉल कर रहा है। फ्रीली फॉल कर रहा है तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है, फ्रीली फॉल करने का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे आ गया, उसी एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है, फ्री फॉल उसी को बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका एक्सेलरेशन हो जाता है। ऐसे केस में फिर फ्री बॉडी का डायग्राम क्या बनाएंगे, यहाँ mg है, ऊपर की ओर है टेंशन t, अब चूंकि इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर आ रहा है तो mg माइनस ये फोर्स नीचे की ओर ज्यादा है t, और इसका एक्सेलरेशन है g, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स डाउन रोप नियरली अंडर ग्रेविटी में आ रहा है, इसका मतलब है वो उसी एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जा रहा है, ग्रेविटी इसको खींच रही है। तो अच्छा, t बराबर 0 हो गया, t उधर गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, माइनस t इक्वल टू 0, t बराबर 0, यहाँ टेंशन ही नहीं लगा,
कोई फर्क ही नहीं पड़ा रस्सी में, वो तो सह सकता था कितना न्यूटन, 600 न्यूटन, कुछ भी बल इसमें नहीं लगा। इसमें बल ज़्यादा लग गया, इसमें कितना है, इस केस में जो है मतलब टेंशन जो मैक्सिमम है, इस केस में टेंशन क्या है, ये है रियल टेंशन जो है, ये हुआ है 640 न्यूटन का सह सकता था इतना, लेकिन यहाँ 40। यहाँ पे टेंशन क्या हो गया, इस केस में टेंशन 0 सह सकता था 600, इसमें टेंशन कितना आया, इसमें टेंशन आया T इक्वल्स टू 240 सह सकता था 600 न्यूटन, और इस केस में टेंशन क्या आया, टेंशन आया 400 न्यूटन सह सकता था 600 न्यूटन। तो सबसे खतरनाक स्थिति तो ये है, इसलिए कभी भी रस्सी पे चढ़िए, बहुत हड़बड़ा करके मत चढ़िए, आराम आराम से चढ़िए, कांस्टेंट वेलोसिटी से चढ़िए। बहुत तेजी में अगर भी चढ़िएगा तो रस्सी टूटने की संभावना ज़्यादा है। बंदर से कुछ सीख लेना चाहिए, बंदर जो है इस तरह से हम लोग को कुछ शिक्षा दे रहा है। तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं और इस तरह के फिजिक्स के क्वेश्चंस बनाएंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।